नमस्कार, आपका चैनल 24 न्यूज प्लस के लाइव शो मैडिटॉक में मैं शिल्पा नेगी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। आंखों की खूबसूरती को लेकर कितनी ही शेरो शायरियां हमने सुनी हैं, कितने ही आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं, लेकिन अगर इन्हीं आंखों में कोई तकलीफ आ जाए तो आपकी जिंदगी भर के लिए एक अंधेरा आपके सामने आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आंखों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और वैसे तो आप सभी दर्शक जानते हैं कि हमारा शो इसीलिए खास है क्योंकि हम कोई ना कोई खास विषय आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ लेकर आते हैं हर सप्ताह इस लाइव शो में। आज हम बात करने वाले जी हाँ आंखों के बारे में। आंखों की देखभाल कैसे की जाती है, आंखों में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या फिर आती हैं, या किस तरह उनका ध्यान रखा जा सकता है, इन सब के बारे में बात करना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर आपने आंखों को लेकर कोई कोताही बरती तो आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा छा सकता है। क्या होती हैं आंखों की परेशानियां, क्या क्या सजग रहने वाली बातें हैं जो आंखों के बारे में आपको पता होनी चाहिए, उन सभी के बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है रेटिना स्पेशलिस्ट विवेक सिंघल। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। आज सर से बात करने से पहले मैं आप सबको बता दूं हमारा एक नया नंबर है जिस पर आप सीधे तौर पर फोन करके डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। आंखों से रिलेटेड कोई भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम हो आप उसके बारे में उनसे सीधे तौर पर बात कर सकते हैं। 9887670000 ये नंबर है, इस पे कॉल कीजिए और सीधे तौर पर डॉक्टर साहब से आप बात करिए। लेकिन बस टीवी के वॉल्यूम को थोड़ा धीरे रखिएगा ताकि आपकी जो भी गुफ्तगू डॉक्टर साहब से हो वो आराम से हो। जब तक आप कॉल करते हैं तब तक मैं डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछती हूँ। मैंने सबसे पहले शुरुआत में कहा रेटिना एक्सपर्ट, तो अब आप मुझे बताइए, आप रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, तो रेटिना से क्या सेंस है ताकि लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो। जी, रेटिना एक्चुअली आई के बैक साइड में एक सबसे इम्पोर्टेंट लेयर होती है जी। ये लाइट सेंसिटिव लेयर होती है जहाँ एक्चुअली लाइट रेज जाती हैं और जहाँ जो इमेज जो दुनिया हम देखते हैं वो फॉर्म होती है। अच्छा। तो ये आंख का सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है। अगर ये खराब हो तो हमारी नजर हमेशा के लिए जा सकती है। स्पेशली लोगों में ये भ्रांति होती है कि लेंस लगा देने से हमारी नजर आ सकती है वापस, लेकिन अगर रेटिना खराब है तो सिर्फ लेंस लगाने से ये नजर वापस नहीं आ सकती है। जी। मेरा सवाल एक बहुत साधारण सवाल है, लेकिन मुझे लगता है अभी मुझे पूछने का सही मौका है। हम इतने सारे सोशल साइट्स पे मैसेजेस देखते हैं, नेत्रदान महादान अमूमन, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये बताइए ये दान महादान क्यों कहलाता है और नेत्रदान जो किया जाता है उसके पीछे प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं, या फिर जो नेत्रदान किया जाता है वो किस हिसाब से किया जाता है, उसको क्या ध्यान रखने लायक बातें होती हैं। जी, नेत्रदान एक्चुअली आंख का जो काला हिस्सा होता है जिसे हम देखते हैं उसे हम कॉर्निया कहते हैं। तो नेत्रदान में हम एक्चुअली एक कॉर्निया का दान करते हैं। कुछ लोग पूरी आंख भी निकाल के उसमें से कॉर्निया निकाल के और इसे दूसरी आंखों में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि आंख के किसी और हिस्से को हम बदल नहीं सकते हैं। तो नेत्रदान में कॉर्निया को बदला जाता है और इसकी वजह से काफी सारे मरीज जिनकी की नजर कम होती है और किसी भी और तरीके से उनकी नजर को हम नहीं बढ़ा सकते हैं, उनकी नजर बढ़ाई जा सकती है। अच्छा, आपके कहने का मतलब जिनकी नजरों में कोई कमी हो तो वो कॉर्निया उनके काम आ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं कि सभी मरीजों में कॉर्निया काम आ सकता है। जिनका कॉर्निया खराब हो उनका कॉर्निया बदला जा सकता है। आमतौर पर ये भ्रांति है कि आंख का कोई भी हिस्सा खराब हो तो आंख बदली जा सकती है, ऐसा नहीं है। सिर्फ कॉर्निया जिनकी खराब है मरीजों, ये काला हिस्सा जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आम लोगों के समझने के लिए है। इसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में कॉर्निया कहते हैं। तो इसकी जो खराबी होती है नेत्रदान के जरिए इसकी खराबी को दूर किया जा सकता है। नए लोगों मतलब जो नया कॉर्निया है, जो मृत लोगों का कॉर्निया है जो कि अच्छा है, उसे हम बदल सकते हैं खराब कॉर्निया से। तो उन लोगों में जिनमें की कॉर्निया का इस काली पुतली का प्रॉब्लम है उसमें उन आंखों में नजर हम लौटा सकते हैं। अच्छा, लेकिन सर अगर वो बच्चे जो पैदाइशी अंधता के शिकार होते हैं, क्या उनके लिए भी आगे जाकर रोशनी का कोई उम्मीद रहती है कि क्या उनका भी कोई ऑपरेशन ऐसा पॉसिबल है, संभवता है? देखिए, पैदाइशी बच्चों में जिनमें नजर कम होती है उनमें बहुत ही कम ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज संभव है। लेकिन ये कहना थोड़ा सा वेग होगा कि उनमें कोई पॉसिबिलिटी है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से नजर हमारी कम हो सकती है बच्चों में, स्पेशली पैदाइशी तौर पे। तो एक चेकअप के बाद ही ये बताया जा सकता है कि उनमें इलाज संभव है कि नहीं। पर हाँ, मुझे लगता है कि आज कल मेडिकल साइंस जितनी उन्नति कर चुका है तो
काफी बच्चों में ये नजर लौटाई जा सकती है। अच्छा, मैं अब आपसे कुछ ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहती हूँ आंखों से जुड़ी, जो आगे जाके बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और लोग 100% मैं कह सकती हूँ कि उनको लेके लापरवाह भी रहते हैं। जैसे कि पहली बात करती हूँ, आंखों में किसी तरह का सूजापन जो आता है और गीलापन रहता है या फिर खुजली बेहद ज्यादा रहती है या आंखें लाल बहुत रहती हैं, उसका क्या रीजन है? या वो आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर उस पर ध्यान ना दिया जाए तो? जी डेफिनेटली, कोई भी बीमारी जिस पर ध्यान ना दिया जाए वो आगे चल के डेफिनेटली कॉम्प्लिकेट हो सकती है। जैसा आप बोल रहे हैं, आंखों में सूखापन, लाली रहना, खुजली होना, ये मुख्यतः दो जो कॉमन बीमारी होती है, एक ड्राइनेस होता है, आंखों में सूखापन, आंसू बराबर ना बनना, और दूसरा एलर्जी। तो खास तौर पे ये इलाका जहाँ पर की रेत, धूल मिट्टी ज्यादा है जोधपुर इलाके में, यहाँ पर ये परेशानियां थोड़ी ज्यादा कॉमन हैं। तो इनका हमें जल्द से जल्द चिकित्सक से परामर्श लेकर के इलाज करवा लेना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली अगर हम इनको ध्यान नहीं देते हैं इन पर तो ये आगे चल के कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। सूखेपन से कॉर्निया खराब हो सकता है और नजर भी जा सकती है। अगर फर्स्ट सबसे खराब कॉम्प्लिकेशन की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली इनका इलाज कराना चाहिए और इनको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में ये आराम से ठीक हो सकती है, लेकिन बाद में इनमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है और इलाज बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। भैंगापन एक ऐसी समस्या है जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को चेंज कर देता है, तो ये भैंगापन क्यों होता है? क्या इससे किसी तरह से ठीक किया जा सकता है? जी डेफिनेटली, ये एक बहुत अच्छा सवाल किया आपने। भैंगापन होने के कई सारे कारण हैं। कुछ बच्चों में चश्मे का नंबर अगर हो ज्यादा और उन्होंने ना पहना हो तो उनको भैंगापन हो सकता है। आंख की जो मांसपेशियां, मसल जिन्हें हम कहते हैं, अगर वो उनका बैलेंस सही नहीं हो तो भैंगापन हो सकता है। और खास तौर पे बच्चों में, स्पेशली 7 साल से कम उम्र के बच्चों में इस भैंगेपन को अगर हम ठीक कर सकते हैं समय पर इलाज लेकर के, तो उनकी नजर जो है पूरी जिंदगी के लिए हम बचा सकते हैं। क्योंकि 7 साल की उम्र के बाद अगर ये भैंगापन रह जाता है तो उनकी नजर जो है हमेशा के लिए कमजोर हो जाती है। तो इसको खास तौर पे माँ बाप जो है अपने बच्चों की आंखों पर ध्यान दें और भैंगेपन के लिए, इलाज के लिए उनके बड़े होने का इंतजार ना करें, क्योंकि ज्यादातर माँ बाप जो है ये सोचते हैं कि बच्चा बड़ा होगा तो ये भैंगापन अपने आप ठीक हो जाएगा। तो भैंगापन ठीक हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से नजर में जो कमी आती है वो ठीक नहीं हो सकती है। तो ये सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, आपकी आई साइट बिल्कुल परफेक्ट है, उसके लिए मानक क्या तय किया गया? क्या मापदंड है उसका कि भाई ये आई साइट होनी चाहिए, इसका मतलब आपकी आंखें बिल्कुल ठीक ठाक हैं? देखिए, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बात है कि मानक क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसको जैसे कहा जाता है कि 6/6, तो इट मींस क्या? ये क्या सर? देखिए, बहुत सारे जो पैरामीटर्स होते हैं इन मानकों को तय करने के लिए, उसमें से एक मानक है 6/6। क्योंकि कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका विजन 6/6 होता है, लेकिन उन मानकों के हिसाब से उनकी आई साइट परफेक्ट नहीं है। तो विजुअल फील्ड्स होता है, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी होता है, कलर डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो ये सब टेक्निकल काफी सारे पैरामीटर्स हैं। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बात है कि किसी एक मानक से हम ये तय कर सकेंगे कि किसकी आंखें परफेक्ट है, विजन किसका परफेक्ट है। तो ये तो मेरे हिसाब से एक डॉक्टर को दिखाने के बाद ही हम तय कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 6/6 ये मानक नहीं है कि आपका विजन परफेक्ट है। जी। अच्छा, एक और आंखों से जुड़ी जो समस्या है वो मोतियाबिंद, जिसके बारे में अमूमन हम सब लोग जानते हैं, तो मैं चाहती हूँ उसके ऊपर थोड़ा सा आप रोशनी डालें। देखिए, मोतियाबिंद जो हमारे आंखों में लेंस होता है, कुदरती लेंस। जी, सही, कॉल ले लेते हैं। श्योर। जी, सॉरी, फोन कट गया। जी। तो ये जो लेंस, कुदरती लेंस होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। जी। उम्र के साथ साथ या किसी चोट की वजह से या दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से इस ट्रांसपेरेंसी में जब भी सफेदी आने लगती है तो उसे हम मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं। और इस मोतियाबिंद का इलाज संभव है और पूरी तरह से संभव है कि हमने ऐसे आर्टिफिशियल लेंसेज बना लिए हैं जो इस नेचुरल लेंस को हम चेंज करके उस आर्टिफिशियल लेंस को लगा के और जो विजन है उसे हम वापस लौटा सकते हैं। अच्छा, मोतियाबिंद क्या किसी एज लिमिट के बाद ही फेस करने को होता है या किसी भी एज में हो जाता है? जी, अमूमन ये बढ़ती उम्र के साथ होने वाली बीमारी है, लेकिन ये छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र में, वृद्ध लोगों में, किसी में भी हो सकता है। छोटे बच्चों में भी हो सकता है? जी बिल्कुल। कई बच्चों में पैदाइशी तौर पर कुछ, अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर को अगर कोई बीमारी है या अगर कोई जेनेटिक ऐसा कोई बीमारी है तो उसकी वजह से पैदाइशी तौर पे भी बच्चों में मोतियाबिंद हो सकता है। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है
कि बच्चों में या कम उम्र के लोगों में मोतियाबिंद नहीं हो सकता है। मोतियाबिंद होने के कुछ सिम्टम्स होते हैं, हेडेक होना, या फिर सिर्फ यही नजर का ही प्रॉब्लम होता है कि दिखना कम हो जाता है? जी, नजर का ही होता है। अच्छा। खास तौर पे बच्चों में जरूर एक हो सकता है कि ये जो काली पुतली है इसके सेंटर में एक सफेदी सी दिखने लगती है। अच्छा। तो ये एक मोतियाबिंद की निशानी हो सकता है। बाकी और लोगों में ज्यादातर यही है कि नजर कम होने लगती है। हेडेक या और कोई परेशानी मरीज को नहीं होती है। क्या ऐसा हो सकता है, इज इट पॉसिबल कि दोनों आंखों में एक साथ मोतियाबिंद हो जाए, या फिर ऐसा कभी होता है? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा। बिल्कुल हो सकता है। दोनों आंखों में मोतियाबिंद साथ में हो सकता है। जैसा मैंने बताया, बच्चों में अगर होता है या अगर किसी बीमारी की वजह से मोतियाबिंद हो रहा है या दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से, तो नॉर्मली हम दवाइयाँ जो है या तो टैबलेट्स खाते हैं या आई ड्रॉप डालते हैं, तो वो दोनों आंखों में डालते हैं, तो उनके साइड इफेक्ट की वजह से भी अगर है, और जो एज रिलेटेड होने वाला मोतियाबिंद है जो नॉर्मल, वो भी दोनों आंखों में होता है। अच्छा, तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो है उसका प्रोसीजर क्या होता है? क्या पेशेंट को 2-3 दिन में छुट्टी दे दी जाती है, या माइनर ऑपरेशन होता है, या कॉम्प्लिकेटेड होता है, किस तरह का? देखिए, ऑपरेशन को माइनर तो नहीं कहूंगा, क्योंकि एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है हमारा। सेंसिटिव पार्ट है, और ऑपरेशन इतना आसान नहीं होता है। लेकिन हाँ, मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती रखने की जरूरत नहीं होती है। ऑपरेशन के तुरंत बाद हम उसे छुट्टी दे देते हैं। वो घर जाकर अपना जो नॉर्मल काम है उसको रिज्यूम कर सकता है, वापस अपने काम शुरू कर सकता है। अच्छा, एक और चीज हमने जो नोटिस की है, पुतलियां सफेद देखने को मिलती है कभी कभी, वो क्या, वो कोई डिजीज है? जी, एग्जैक्टली। ये जो काली पुतली जिसको मैं बात कर रहा हूँ, एक्चुअल में ये ट्रांसपेरेंट होती है, बिल्कुल। अच्छा। पानी की तरह। तो जब इसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है तो ये हमें सफेद दिखने लगती है। तो जो अभी हम नेत्रदान की बात कर रहे थे कि नेत्रदान के बाद हम मरीजों को नजर लौटा सकते हैं, तो वो ये ही काली पुतली का ये जो पुतली है, ये जो सफेद हो जाती है, इसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है, तो इस नेत्रदान के जरिए हम इस खराब पुतली को चेंज करके एक अच्छी पुतली लगा देते हैं और मरीज की नजर लौट आती है। अच्छा, आंखों की रोशनी को तेज करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? खूब गाजर खानी चाहिए? देखिए, आंखों की नजर को तेज करने के लिए तो कुछ नहीं, लेकिन वी शुड फॉलो डाइट, गुड बैलेंस डाइट। एग्जैक्टली। एक अच्छी डाइट तो डेफिनेटली पूरी बॉडी के वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बता दीजिए जल्दी से क्या क्या खाना चाहिए। स्पेशली जो हम हमेशा से सुनते आए हैं कि फल, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, क्योंकि आजकल डाइट हमेशा आज डाइट एक बड़ा इश्यू हो गया है, क्योंकि लोग डाइट ले रहे हैं, काफी डाइट ले रहे हैं, लेकिन हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं। थाली में से सब्जियां गायब है, पिज्जा बर्गर ज्यादा नोटिस होते हैं, बिल्कुल फ्राइड फूड ज्यादा है, तो डेफिनेटली इसको अवॉइड करें। और फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स रादर देन की प्रोसेस्ड फूड उसके बगैर अगर हम करते हैं तो हमारी आई जो है हेल्दी रह सकती है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, लैक ऑफ नॉलेज, हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें फर्स्ट एड क्या देना चाहिए, और ये हर प्रॉब्लम के साथ होता है। आंखों के साथ अगर खुदा ना खास्ता कोई दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या फर्स्ट एड देना चाहिए? जैसे पटाखों से जलना या फिर आंखों में कोई कचरा चले जाना, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले आंखों को हमें साफ पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए जी, ताकि जो भी डस्ट या जो भी कुछ अगर कचरा या कोई भी टुकड़े, जैसे आपने पटाखे का जिक्र किया, उसके अगर कुछ टुकड़े हैं और वो टुकड़े गर्म होते हैं, तो ठंडे पानी से उनको धो देने से उनमें काफी फर्क हो सकता है। कई बार लोगों की आंख में तेजाब या कुछ केमिकल चला जाता है, तो अगर हम ठंडे पानी से धोते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाते हैं, तो उनका इफेक्ट जो है, उनकी सिवेरिटी जो है वो कम हो सकती है, और जितना जल्दी हो सके एक आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं। जी। अच्छा, आज यूथ फैशन को बहुत फॉलो करता है जी, और आंखें तो सबसे ज्यादा माशाल्लाह नजर में आती हैं, और उनके साथ आजकल बहुत एक्सपेरिमेंट होने लगे हैं। लेंसेज को ज्यादा यूज किया जाता है, रोज बदले जाते हैं, तो उसको लेके क्या प्रोस्पेक्टस है? इट्स हार्मफुल फॉर आईज और नॉट? देखिए, ओकेजनल यूज इज नॉट हार्मफुल, मतलब अगर हम ओकेजनल, बट रेगुलर यूज इट शुड बी केयरफुल। बहुत ध्यान से हमें रखना चाहिए कि कॉन्टेक्ट लेंसेज के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उसका हाइजीन जो है जी, वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो लेंस क्लीनिंग सॉल्यूशंस होते हैं कई बार खत्म हो गए हैं, या हमने अपने हैंड वॉश करके उन्हें यूज नहीं किया है, तो उससे इन्फेक्शन का खतरा काफी ज्यादा रहता है, और ये इन्फेक्शन काफी सीरियस हो सकता है। तो इनफैक्ट अगर कहूँ नटशेल में, तो कि ये फैशन हमारे लिए काफी सीरियस हो सकता है। तो स्पेशली अगर आप लंबे समय के लिए यूज कर रहे हैं तो हाइजीन का थोड़ा ध्यान रखिए, और कभी बीच बीच में एक डॉक्टर की सलाह लेना भी कि उनकी वजह से आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा हो, क्योंकि हम इन्हें पुतलियों के ऊपर लगाते हैं, तो इनका ऑक्सीजन सप्लाई अफेक्ट होता है। हम कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से, जो भी हमारा इंटरेक्शन, जो नॉर्मल इंटरेक्शन है, वो डेफिनेटली अफेक्ट होता है। तो एक रेगुलर आई डॉक्टर की विजिट अगर आप ज्यादा यूज कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है
इसका जरूर ध्यान रखें। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं कि नेचुरल चीज तो नेचुरल होती है। Exactly. अब उसे आप छेड़ेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आजकल बच्चे स्पेक्सेस लगाने को बहुत अवॉइड करते हैं कि यार हमारी पर्सनालिटी, हालांकि कुछ प्रोस्पेक्टस ऐसे हैं कि भाई अब नए नए स्टाइलिश स्पेक्सेस भी आ गए तो लोग बहुत खुश होते हैं, बच्चे बहुत यूज करते हैं, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन ही हो गया है कि हम स्पेक्सेस की जगह लेंस लगाएं। एक कॉलर आया। हेलो हेलो, हाँ जी सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं आप? कौन बोल? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप? आपका नाम? जी जी सर, तो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि स्पेक्सेस लगाने की जगह लेंस को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है जी। तो वो तो फैशन नहीं हो सकता, वो तो एक नीडी है कहीं ना कहीं, तो तब भी क्या लेंसेज हार्म करेंगे? जी देखिए, ये थेरेपेटिक यूज नहीं है, ये कॉस्मेटिक यूज है। हाँ। तो ये हमारी पर्सनल चॉइस है। जैसा आपने कहा कि फैशन का एक स्टेटमेंट है, तो जैसा मैं आपसे कहा कि ओकेजनल यूज ज्यादा हार्मफुल नहीं है, बट रेगुलर यूज विदाउट एनी डॉक्टर सुपरविजन, मतलब बगैर डॉक्टर की देखरेख के उनका ज्यादा लंबे समय तक यूज हार्मफुल है। तो मैं यही कहूंगा कि ज्यादा लंबे समय तक बगैर डॉक्टर की सलाह के उनका यूज आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अच्छा, आंखों से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उनके सबसे ज्यादा केसेस आपके पास जब आते हैं तो उनका रीजन पीछे क्या होता है? क्या कंप्यूटर का ज्यादा यूज, टीवी पास से देखना, डाइट शेड्यूल फॉलो ना करना, वो कौन सी रीजन है जो सबसे ज्यादा आपको नोटिस होते हैं कि इनकी वजह से इतने केसेस आते हैं? या समझ लीजिए अगर मैं कहूँ कि हम नहीं चाहते कि अब आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आए, तो वो कौन कौन से ऐसे रीजन जिनको लोगों को अवॉइड करना चाहिए? जी देखिए, जैसा आपने जिक्र किया, कंप्यूटर और मोबाइल के यूजेस काफी बढ़ गए हैं, तो ये यूज थोड़ा हमें कम करना चाहिए। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमारी डाइट जो है वो अभी हेल्दी नहीं रह गई है, तो हमें अपनी डाइट हेल्दी रखना चाहिए। तीसरा, पोल्यूशन बढ़ गया है, तो जो आई का हाइजीन है, उनकी साफ सफाई का ध्यान जो है, इनको हम रख सकते हैं। बाकी जो ओल्ड एज में आपने कहा कि आप मेरे पास नहीं आना चाहते हैं तो इसके लिए एक्चुअली कुछ जो मरीज हैं जिनमें की कुछ शारीरिक बीमारियां हैं जिनका असर आंखों में होता है, तो इन बीमारियों से बचाव या इन बीमारियों का नियंत्रण आपको मुझसे दूर रख सकता है। बचाव ही रोकथाम है। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। जी। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि जब बच्चे टीवी देखते हैं, एक टक देखते हैं, वो नजर नहीं झुकाते, क्या वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए नुकसान करता है? जी, नजर के पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान नहीं करता है। आंखों में ड्राइनेस की समस्या, आंखों में दर्द या सर में दर्द होना, आंखों की मांसपेशियां कमजोर होना, ये सब शिकायतें बच्चों में रहती हैं। तो अगर लंबे समय तक बच्चे टीवी देख रहे हैं तो उन्हें ऐसा करने से रोकें, क्योंकि डेफिनेटली इससे उनका पर्सनैलिटी का जो ग्रोथ है, क्योंकि वो एक जगह बैठे रहते हैं, कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं होती है, और उनका और जो इंटरेक्शन होता है और अपने दोस्तों के साथ वो भी अफेक्ट होता है। तो नजर के अलावा आंखों में ये जो परेशानियां हैं, सूखापन का होना, मांसपेशियां कमजोर होना, तो और परेशानियां ज्यादा हो सकती हैं रादर सिर्फ नजर के। अच्छा, काफी बार हमने सुना है लोग कहते हैं मेरी नजर की दूर में प्रॉब्लम है, मेरी पास की नजर खराब है। ये क्या कॉन्सेप्ट होता है? नजर पास और दूर से क्या मतलब है? देखिए, अगर हम यंग लोगों की बात करते हैं तो चश्मे का नंबर 2 तरह का होता है, एक माइनस का और एक प्लस का। ये लेमैन को समझाने के लिए बता रहा हूँ। लॉन्ग साइटेडनेस और एक फार साइटेडनेस, हम एक मिडवे लेमैन टर्म बोल सकते हैं। तो जिनको प्लस का नंबर होता है उनकी नजर थोड़ी पास की ज्यादा कमजोर होती है, और जिनको माइनस का नंबर होता है उनकी दूर की नजर ज्यादा कमजोर होती है। बाकी 40 साल की उम्र के बाद उम्र के हिसाब से हमारे यहाँ की कुछ मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, तो उन लोगों में नजदीक की नजर कमजोर होने लगती है, और ये इनवेरिएबल है। मतलब 40 की उम्र के बाद सभी को नजदीक की नजर की परेशानी आती है। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जो लोग स्मोक करते हैं या किसी तरह भी अल्कोहल पीते हैं या वे तंबाकू का सेवन करते हैं, क्या उनकी इन चीजों से, बुरी आदतों से आंखों पे कोई इफेक्ट पड़ता है? डेफिनेटली, ये ऐसी आदतें हैं जो पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। तो आंखें भी उसी शरीर का हिस्सा हैं, तो ये आंखों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। खास तौर पे जो खून की धमनियां, ब्लड वेसल जिन्हें हम कहते हैं, उनमें डैमेज होता है। ऑप्टिक नर्व जो ब्रेन के साथ आई का कनेक्शन होता है, जो आंख की नस के नाम से भी कई लोग जानते हैं, उसमें नुकसान होता है खास तौर पे। तो डेफिनेटली बीइंग अ डॉक्टर मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप इन चीजों से जितना दूर रह सकें उतना अच्छा है।
अच्छा, हर घर में एक डॉक्टर होता है जी। ये मेरे कहने का सेंस इसलिए क्योंकि कभी कभी बिना प्रिस्क्रिप्शन दवाइयां देने में कभी फैमिली मेंबर्स भी पीछे नहीं रहते हैं। ओवर द काउंटर जाके प्रिस्क्रिप्शन लेना कोई अब बड़ी बात नहीं है। घर में कोई भी कैजुअल एक ना एक आई ड्रॉप जरूर मिल जाती है, बिना उसे पढ़े हम लोग आई ड्रॉप को यूज करते हैं, वो कितना हार्मफुल होता है? जी, बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि कोई भी दवा एक्चुअली ये ड्रग है जिसके अपने इफेक्ट्स होते हैं और साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो हम डॉक्टर के तौर पे उन इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स को वे करके किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं जी। लेकिन अगर आप अपना दिमाग लगा के या अपने परिवार के डॉक्टर का दिमाग लगा के अगर उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो काफी सीवियर हो सकते हैं, क्योंकि एक ड्रॉप हर बीमारी में काम नहीं करती है जी। तो हो सकता है आपके घर में जो दवा हो वो आपकी बीमारी के लिए ठीक ना हो और वो आपको फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा दे। तो इस तरह के डॉक्टर और इस तरह के डॉक्टर के इलाज से बिल्कुल दूर रहें। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट्स और ब्लड प्रेशर जो पेशेंट होते हैं उन लोगों की वजह से भी क्या ये आंखों पे कोई रीजन आता है? शुगर और बीपी की वजह से भी इफेक्ट होता है? ये एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है, तो मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। डायबिटीज और बीपी, हाइपरटेंशन जो है इसका हमारी आंखों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी खून की नसों को खराब करती हैं जी। तो हमारी आंख में स्पेशली पर्दे में, मैं एक रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ तो मैं उस पर और ज्यादा जोर देना चाहूंगा, क्योंकि आंख के पर्दे में जो खून की नसें होती हैं जी। उनको ये नुकसान पहुंचाती हैं, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी होती है और नजर हमेशा के लिए जा सकती है अगर इसका हम बराबर से इलाज नहीं कराते हैं। तो इनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अपनी डायबिटीज और शुगर बीपी अगर हमको है तो हम अपनी शुगर और बीपी को कंट्रोल में रखें और जितना जल्दी हो रेटिना स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें, क्योंकि इन बीमारियों का सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है वो पर्दे में आता है और जब तक मरीज को इसके बारे में पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। तो जब तक हमें कोई सिम्टम नहीं हो तो हम एक रेगुलर चेकअप कम से कम 6 महीने में हमें अपने पर्दे की जांच करवाते रहने चाहिए। खास तौर पर अगर हमें बीपी, शुगर, हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल ऐसी अगर बीमारियां हमको हैं तो हमें एक रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए अगर हमें कोई सिम्टम नहीं है तो भी जी। अच्छा, हमने लेंसेज की बात की कि आजकल एक यूथ आइकॉन बन चुका है लेंसेज का यूज करना, लेकिन इसी तरह ऐसे बहुत सारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं जो हम अपनी आंखों पे यूज करते हैं, चाहे वो लाइनर्स हो फिर काजल हो। और टिपिकल गांव साइड में तो ये भी होता है कि छोटे छोटे बच्चों की आंखों में काजल लगाया जाता है, ये कितना हार्म करता है? देखिए, ये जो भी हम फैशन प्रोडक्ट्स यूज करते हैं दीज ऑल आर केमिकल्स, सभी केमिकल्स हैं। तो इसका अंदाजा आप खुद से लगा सकते हैं कि अगर आपकी आंखों में कोई केमिकल डाला जाए तो आपकी आंखों को क्या होगा, नुकसान होगा। तो ये जो केमिकल्स हैं ये कम से कम लगाएं, क्योंकि ये केमिकल्स आंखों में अंदर भी जाते हैं और आंखों का जो सरफेस, ऑक्यूलर सरफेस जिसे हम कहते हैं, ये वाइट पार्ट और जो ब्लैक पार्ट जो हम आईका देखते हैं उसको काफी डैमेज पहुंचाते हैं। तो इनका भी ओकेजनल यूज मैं आपको कहूंगा, क्योंकि अभी आपने कहा कि यूथ है, फैशन उसे करना है, तो बिल्कुल अवॉइड करने के लिए तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इनका यूज एक कंट्रोल वे में होना चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली जी। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये कि आंखें इतनी सेंसिटिव पार्ट है हमारे इस पूरी बॉडी में, तो उनकी देखभाल कैसे की जानी चाहिए, कैसे उनका ध्यान रखा जाना चाहिए, क्या क्या केयर करनी चाहिए? एक तो आपके अभी पिछले प्रश्न से ही मैं यहाँ आ जाता हूँ कि एक्सेसिव फैशन प्रोडक्ट्स जो हैं जी, उनसे दूर रहिए, या अगर पूरी तरह से दूर नहीं रह सकते हैं तो एक्सेसिव यूज ना करें उनका। आप जो भी मेकअप वेयर करते हैं अपना डेली उसको अच्छे से क्लीन करिए और डाइट हेल्दी लीजिए, हाइजीन मेंटेन करिए। सबसे इम्पोर्टेंटली, कई बार अनजाने में हम अपने गंदे हाथ होते हैं उनसे अपनी आंखें रब कर लेते हैं और कॉमन इन्फेक्शन आइज के जो होते हैं वो हमें यहाँ देखने मिलते हैं। तो डाइट। सर, एक कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 जी जी सर। तो अपनी डाइट और हाइजीन, साफ सफाई का ध्यान रखें और बहुत ज्यादा कंप्यूटर और मोबाइल का लगातार यूज ना करें। और आजकल ये चीज बच्चों में सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। एग्जैक्टली। हाँ, मैं तो कहूंगा कि बड़ों में भी काफी कॉमन हो गया है मोबाइल्स का और लैपटॉप्स का यूज। अच्छा, एक चीज जो हम घरों में अमूमन देखते हैं कि हम लाइट्स ऑफ करके टीवी देखते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, मोबाइल पे काम करते हैं, तो ये चीज क्या नुकसान करती है कि लाइट्स बंद कर काम करने से कुछ इफेक्ट पड़ता है? जी बिल्कुल पड़ती है, क्योंकि
कंट्रास्ट जिसे हम कहते हैं, ऑल्टरनेट हमारे बैकग्राउंड में कितना लाइट है। जी। जब हम अपना बैकग्राउंड कर देते हैं, बिल्कुल डार्क कर देते हैं, तो इस लाइट की इंटेंसिटी जो कंप्यूटर से आ रही होती है या मोबाइल से आ रही होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो बैकग्राउंड बिल्कुल डार्क नहीं होना चाहिए। जी। आपको कुछ ना कुछ लाइट सोर्स अपने बैकग्राउंड में भी रखना चाहिए, स्पेशली आप कंप्यूटर, टीवी या मोबाइल का यूज कर रहे हैं। जी। अच्छा, हम लोग जो गॉगल्स लगाते हैं या फिर जो स्पेक्सेस यूज करते हैं, क्या जो सस्ती क्वालिटी के अमूल मार्केट में सब जगह मिलते हैं, क्या उनका इस्तेमाल या फिर ब्रांड जो होते हैं अच्छे, उनके इस्तेमाल में कुछ फर्क होता है? क्या वो नुकसान करता है आंखों पे? जी, सस्ती या ब्रांड से ज्यादा मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो गॉगल्स या जो आप प्रोटेक्टिव ग्लासेस यूज कर रहे हैं उसमें क्या है, क्योंकि ये हमारे जो हार्मफुल सनरेज हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जी। क्योंकि दो यूज होते हैं, एक तो डस्ट को प्रिवेंट करते हैं आंख में जाने से, दूसरा हार्मफुल सनरेज को। तो कई सारी कंपनीज के ग्लासेस में वो प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती है लेंसेज के ऊपर। तो सस्ता या महंगा तो नहीं कहना चाहूंगा, बट हाँ, अपने गॉगल्स खरीदते वक्त इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि आपका ये पर्पस वो गॉगल्स सर्व कर रहे हैं कि नहीं। अच्छा, हेयर कलर की बात करते हैं। हालांकि इस बात से कितना संबंध है वो मुझे सवाल पूछने के बाद पता चलेगा। हेयर कलर्स जो महिलाएं बालों में यूज करती हैं, चाहे पुरुष भी करते हैं, ऐसा भी कहा जाता है कि जो आप हेयर कलरिंग बालों पे करते हैं सिर पे, उसका कहीं ना कहीं आंखों पर इफेक्ट आता है, आंखें कमजोर होती है। ये एक रूमर है या सच है? सिर्फ बालों में अगर वो कलर रहता है तो ह्यूमर है। अच्छा। और अगर वो किसी भी तरह से आंखों में जाता है तो ही नुकसान करे, मतलब स्कल पे लगने का डर नहीं है। नहीं, अगर आप सिर्फ स्कल पे उस कलर को रखे हुए हैं तो आईज में कोई इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा। बाकी आपके सर में या बालों में है उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा। अच्छा, जैसे ये भी कहा एक और कॉल में भी। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल पूछी थी। गुलाब जल आंखों में इस्तेमाल करने से आंखें सही रहती हैं, क्या ये चीजें सही है? ये चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए? जी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो आप गुलाब जल यूज कर रहे हैं वो कितना प्योर है। जी जी। क्योंकि काफी सारी प्रिपरेशंस में बहुत सारे केमिकल्स का उनको प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है। तो डायरेक्टली गुलाब जल आपके लिए नुकसानदायक नहीं होता है, लेकिन उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें जो भी प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स डाले हैं वो आपके लिए ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो अगर ये रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, रेगुलेशन है इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे, तो आपके लिए इट्स सेफ। अगर नहीं है तो कहना मुश्किल है कि आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर विवेक सिंघल। आप रेटिना स्पेशलिस्ट हैं और उनसे हमारी बातें चल रही हैं आंखों के बारे में। छोटी से छोटी समस्या और खासतौर पर रेटिना के ऊपर आज हम फोकस कर रहे हैं। आपके जहन में कोई सवाल है, आप कॉल करके 9887670000 पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल शो में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। इस ब्रेक के बाद सवालों का सिलसिला डॉक्टर साहब से यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए मैडिटॉक के साथ।
इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डैन का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डैन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉन स्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक मीन्स फुल एंटरटेनमेंट। कुछ भी कहीं भी जब आपके मोबाइल में होगा डैन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से मैडी टॉक में मैं आपकी होस्ट ओदो शिल्पा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम खास तौर पर आंखों के बारे में बातें कर रहे हैं, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बातें कर रहे हैं। आपके जहन में कोई सवाल है तो 9887670000 पर कॉल करके आप डॉक्टर विवेक सिंघल से सीधे तौर पर बात कर सकते हैं, जो रेटिना स्पेशलिस्ट हैं। आपका एक बार शो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है सर। आज हम रेटिना के बारे में बातें कर रहे हैं, आंखों की तकलीफों के बारे में बातें कर रहे हैं, आंखों से रिलेट करती हुई परेशानियों के बारे में तो हमने बात करी। अब हम आते हैं रेटिना पर। रेटिना से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम सबसे ज्यादा नोटिस होती है? देखिए, रेटिना का सबसे कॉमन, किसी भी रेटिना की बीमारी का सबसे कॉमन सिम्टम यही है कि हमारी नजर धुंधली हो जाती है, हमें कम दिखाई देने लगता है। इसके अलावा फ्लैशेज और फ्लोटर्स, ये दो कंप्लेंट्स जो हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं, इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्लोटर्स, हमें आँख के आगे कुछ लोग काले मच्छर जैसे तैर रहे हैं या कुछ काले छोटे छोटे से धब्बे दिख रहे हैं, इन्हें हम फ्लोटर्स कहते हैं। और फ्लैशेज मतलब नॉर्मल जो फ्लैश हम जानते हैं कि बिजली जैसे चमकना, ओकेजनली कभी कभी हमें लगता है कि आंखों के आगे बिजली चमक रही है, इसे हम फ्लैशेज कहते हैं। तो ये दोनों सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये इंडिकेट करते हैं कि आपको किसी तरह का कोई रेटिना का प्रॉब्लम है। तो अगर आपको फ्लैशेज, फ्लोटर्स, अगर ये कोई भी प्रॉब्लम इन दोनों में से होता है तो तुरंत से तुरंत रेटिना का ओपिनियन लीजिए, रेटिना स्पेशलिस्ट का। क्योंकि ये जो सिम्टम्स हैं, अगर हम शुरुआती स्टेजेस में हम नोटिस करके डॉक्टर से ओपिनियन लेते हैं तो हम इन बीमारियों को जल्दी डिटेक्ट करके और इनका टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो रेटिना से रिलेटेड प्रॉब्लम में सिर्फ आई साइड से इशू रहता है, सिर दर्द, माइग्रेन, ये कहीं से भी ऐसा कोई सिम्टम नजर नहीं आता? जी, माइग्रेन में सिर दर्द होता है, माइग्रेन की वजह से आंखों में धुंधलापन आ सकता है, लेकिन डायरेक्टली रेटिना इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। इसमें जो ऑप्टिक नर्व हमारे आंख का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, आंख की जो नस होती है जो ब्रेन के साथ हमारे आंखों का कनेक्शन है, उसमें इफेक्ट होता है। और माइग्रेन जो हमारा एक ब्लड वेसल का, ब्लड सप्लाई का एक डिसऑर्डर है, तो वो अफेक्ट होता है ऑप्टिक नर्व में। तो रेटिना प्रॉब्लम जो है वो कुछ एज लिमिट में बंधी हुई है या बच्चों को भी हो सकती है और बड़ों को भी हो सकती है? ये इसमें भी बच्चों को भी हो सकती है, बड़ों को भी हो सकती है। कुछ बीमारियां हैं जो कि एज के साथ देखने मिलती हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन कहते हैं, ARMD हम इसे कहते हैं। ये 55 साल की उम्र के बाद इसके होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। इनफैक्ट एज रिलेटेड इसका नाम है, तो ये उम्र के साथ, बढ़ती उम्र के साथ ही होती है। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक ड्राई ARMD और एक वेट ARMD। ड्राई ARMD में पर्दा थोड़ा कमजोर होने लगता है और वेट ARMD में उस कमजोरी के साथ साथ पर्दे में ब्लड आने लगता है, सूजन आने लगती है। और वेट ARMD स्टेज में आने के बाद अगर हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो हमारी नज़र परमानेंटली कम हो सकती है। तो वेट ARMD स्टेज में कन्वर्ट होने के बाद हमें इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द ले लेना चाहिए। अच्छा, कोई भी ट्रीटमेंट होता है अगर खर्चीला हो या फिर जैसी सर्जरी का नाम सुना जाता है तो लोग थोड़ा डर जाते हैं कि सर्जरी है, ज़्यादा खर्चा होगा, रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा, तो ये डर कैसे कम किया जा सकता है? जैसा मुझे लगता है, मैं अपने मरीजों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप इसका दूसरा पहलू के बारे में सोचें तो आपको इसका जवाब खुद मिल सकता है कि अगर हम सर्जरी या ऑपरेशन अगर नहीं कराते हैं तो क्या होगा। क्योंकि हम अभी उस वक्त इस बारे में सोच के परेशान हो रहे होते हैं कि हम सर्जरी कराएंगे तो ये हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा या कोई डैमेज हो जाएगा। लेकिन हमें दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है वो भी सोचना चाहिए कि अगर नहीं कराएंगे ऑपरेशन तो क्या होगा। तो इसका जवाब वहीं छुपा होता है कि अगर हम इलाज नहीं कराएंगे, ऑपरेशन नहीं कराएंगे, तो डेफिनेटली हमारी आंखों की जो परेशानी है, जो बीमारी है, बढ़ती चली जाएगी। और अगर आप इस बात से परेशान हैं कि ऑपरेशन कराने के बाद रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, तो अगर आप ऑपरेशन नहीं कराते हैं तो डेफिनेटली 100% रिजल्ट नहीं आएगा, आपकी बीमारी बढ़ती चली जाएगी। आप कराएंगे तभी आप अपनी आंखों को एक मौका दे रहे हैं ठीक होने का।
तो ऑपरेशन के डर से बचने का यही तरीका है कि आप उसके सारे पहलुओं के बारे में सोच लें कि उसको कराने से हमें क्या फायदा और नुकसान होगा और नहीं कराने से क्या फायदा और नुकसान होगा। तो अगर ऑपरेशन की नौबत आ गई है तो डेफिनेटली आपकी बीमारी बढ़ गई है, लेकिन ऑपरेशन की स्टेज अगर आ गई है तो इलाज ऑपरेशन के बाद ही हमारी आंखों में सुधार हो सकता है। तो पूरी तरह से तो ये डर निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें डेफिनेटली अगर ऑपरेशन की सलाह दी गई है तो हमें ऑपरेशन करा लेना चाहिए। अच्छा, जैसे कहते हैं दिल में हार्ट अटैक आता है, जैसे कि एक, क्या आंखों में भी ऐसा कुछ अटैक आता है? जी एग्जैक्टली, इसे आर्टरी ऑक्लूजन कहते हैं टेक्निकली। आम भाषा में हम मरीजों को ऐसे समझाते हैं जिस तरह हार्ट अटैक है उसी तरह आंखों का एक अटैक है। जी, मैं भी वही समझी। उसमें आंखों की ब्लड सप्लाई टोटली बंद हो जाती है, आंखों तक ब्लड पहुंचना बंद हो जाता है, जैसा कि हार्ट अटैक में अमूमन होता है। तो इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अटैक आने के बाद सिर्फ 24 घंटे का टाइम पीरियड हमें मिलता है। अगर इस 24 घंटे के अंदर हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो हम आंखों की रोशनी बचा सकते हैं। 24 घंटे निकल जाने के बाद आंखों की रोशनी बचा पाना लगभग ना के बराबर हो जाता है। तो अगर आपको इसका जो सबसे बड़ा सिम्टम ये होता है कि हमें एकदम से दिखना बंद हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा है कि एक आंख में एकदम से कम दिखना बंद हो गया है तो इंतजार ना करें कि 1 या 2 दिन में खुद से ठीक हो जाएगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंटली हम वो जो कीमती 24 घंटे हैं वो अपने बर्बाद कर रहे होते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी बीमारी है जिसमें कि आपको ऐसा लगे कि आपकी नजर बिल्कुल बंद, आपको दिखना बिल्कुल बंद हो गया है, तो तुरंत से आप आई स्पेशलिस्ट से एक ओपिनियन लें। स्पेशली अगर वहाँ रेटिना फैसिलिटीज अवेलेबल हैं तो डेफिनेटली उस हॉस्पिटल में जाके ओपिनियन लें। अच्छा, बड़ों का तो समझ में आता है कि अगर उनकी आई साइड में कोई थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव या कोई प्रॉब्लम आई तो वो कंसल्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। छोटे बच्चों के साथ थोड़ा इस मामले में इश्यूज रहते हैं, तो दैट टाइम एज अ पेरेंट आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या फिर किस तरह आप इस चीज को नोटिस कर सकते हैं? देखिए, बच्चों के साथ हमें थोड़ा ज्यादा सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी जिक्र किया इस शो में कि 7 साल की उम्र तक अगर हम इलाज शुरू कर देते हैं उससे पहले तो हम उनकी नजर को ठीक कर सकते हैं आगे आने वाली उसकी पूरी जिंदगी में। पर 7 साल से पहले की उम्र में बच्चे जो हैं किसी तरह की शिकायत नहीं करते हैं कि मुझे कम दिख रहा है या मुझे कोई परेशानी, क्योंकि उनका ज्यादातर समय अपने खेल खिलौनों के साथ और आजकल अगर कहें तो मोबाइल के साथ बीता है। तो नजर की जो नजदीक की जो नजर है वो कम नहीं होती है, पर दूर की नजर कम होती है। तो ये हमें तभी पता चलता है जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, पीछे बैठते हैं क्लास में और उन्हें बोर्ड पे दिखाई नहीं देता है तो वो खुद बोलते हैं या उनके टीचर्स कंप्लेन करते हैं कि ये बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर परिवार में लोगों को चश्मे के नंबर हैं तो उन पेरेंट्स को तो बिल्कुल अपने बच्चे को दिखा लेना चाहिए, या अगर परिवार में किसी को आंख की कोई बीमारी रही है पहले तो ऐसे बच्चों को तो हर माँ बाप को बिल्कुल एक डॉक्टर की एक ओपिनियन ले लेनी चाहिए। और अगर वो किसी भी तरह की शिकायत कर रहा है तो उसे नजरअंदाज ना करें। अक्सर माँ बाप ये गलती करते हैं कि अगर बच्चे ने कहा मुझे सिर दर्द हो रहा है तो उनका यही कहना होता है कि ये खाता नहीं है ठीक से या हेल्दी डाइट नहीं लेता है तो कमजोरी हो रही है, इस वजह से इसे सिर दर्द या दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ और सिम्टम्स होते हैं जिससे कि माँ बाप पहचान सकते हैं कि उसे आंखों की परेशानी हो, जैसा अभी एक भंगेपन की हमने जिक्र किया था, ये भी एक हो सकता है कि उसकी आंखें की नजर कम हो। दूसरा, बच्चे अक्सर अपनी आंखें रब करते हैं, मलते हैं अपनी आंखों को, या पलक बहुत जल्दी जल्दी झपकाते हैं। तो ऐसे बच्चों में ज्यादा संभावनाएं होती हैं कि उनको चश्मे का नंबर हो। तो ऐसे केसेस में पेरेंट्स को तुरंत से तुरंत जाकर एक आई चेकअप करा लेना चाहिए। अच्छा, जैसे आपके परिवार में किसी एक आध आदमी को चश्मा हो तो फिर ये सोचने वाली बात है, यानी अनुवंशिकी हेरिडिटी भी है ये चीज? जी बिल्कुल। अच्छा, मेरे आपसे एक जो खास तौर पे सवाल था रेटिना को लेकर, ये था कि रेटिना के जो पेशेंट्स होते हैं उनको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या ऐसा केसेस आते हैं कि भाई आप लापरवाह हो गए, आपने उसके पूरे ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं किया, क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं या फिर इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? जैसे कि मोतियाबिंद के लिए जहां तक मेरे नॉलेज में कहा जाता है कि जब तक मोतियाबिंद पकता नहीं है तब तक उसको ऑपरेट नहीं किया जाता। इज इट फैक्ट? तो क्या रेटिना को लेकर भी कुछ ऐसा इशू रहता है? जी नहीं, बिल्कुल। इसमें बिल्कुल उलट होता है। इसमें हम इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हम जितना समय अपनी बीमारी को बगैर इलाज के खींचते रहते हैं उतना इलाज के बाद भी रिकवरी की संभावनाएं कम होती चली जाती है। तो इसमें डॉक्टर से परामर्श लेकर के और जितना जल्दी इलाज शुरू करेंगे उतनी ज्यादा रिकवरी होगी और उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और उतने कम ट्रीटमेंट में रिजल्ट्स आएंगे। जैसे स्पेशली अगर आपको डॉक्टर ने बताया है कि आपको रेटिना की पर्दे की आपको बीमारी है
तो जल्द से जल्द इलाज शुरू करने में ही समझदारी है, क्योंकि जल्द से जल्द इलाज शुरू करके ही हम आपकी ज्यादा से ज्यादा रोशनी लौटा सकते हैं। क्योंकि जैसा आपने मोतियाबिंद में कहा, मोतियाबिंद में हम रिप्लेस कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था एक आर्टिफिशियल लेंस के। रेटिना को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, हम रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप खुद समझ सकते हैं कि किसी चीज को रिप्लेस करने में और किसी चीज को रिपेयर करने में डेफिनेटली फर्क होता है। तो रेटिना का जिस चीज का रिपेयर जितनी जल्दी किया जाएगा वो चीज उतनी अच्छी कंडीशन में रहेगी। तो रेटिना के लिए वेट नहीं करना है। कई लोगों को ये भ्रांति है कि हमें सर्दियों में ही आंखों का ऑपरेशन कराना चाहिए, गर्मियों में नहीं कराना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम हो सकता है। बट रेटिना से रिलेटेड बीमारियों में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जब भी ये डॉक्टर ने कहा हो कि आपको बीमारी है या आपको किसी भी तरीके से पता चलता है कि आपको रेटिना की कोई बीमारी है, तो उसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लें। शुगर एक डायबिटीज पेशेंट जो होते हैं उनके लिए एक इशू है कि शुगर है, अप डाउन चलती रहती है। आईसाइट को लेकर भी सर ऐसा काफी बार सुनने में आता है कि भाई उसकी नजर कम थी, उसने स्पेक्सेस लगाए, फिर 4 महीने रखे, फिर हटा दिए, नॉर्मल हो गई उसकी नजर। तो क्या ये भी होता है कि स्पेक्सेस हटा सकते हैं, वापस लगा सकते हैं? ये अप डाउन चलता रहता है या फिर अगर एक बार आपको स्पेक्सेस लग गए तो फिर आपको लगा के रखने चाहिए? क्या स्पेक्सेस लगाने से नजर को वापस प्रॉपर करके वापस आप स्पेक्सेस हटा सकते हैं? इज इट पॉसिबल? जी नहीं, हम चश्मा पहन के चश्मे के नंबर उतर जाएंगे ऐसा नहीं होता है। 18 साल की उम्र तक चश्मे के नंबर चेंज हो सकते हैं। अच्छा। मेजॉरिटी केसेस में, लगभग 99% केसेस में 18 साल की उम्र के बाद चश्मे के नंबर नहीं बढ़ते हैं। तो 18 साल की उम्र तक हमें रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए कि हमारे चश्मे के नंबर में कोई चेंज आ रहा है कि नहीं। हाँ, ये भ्रांति मैं अभी दूर करना चाहता हूँ कि अगर हम चश्मा पहनेंगे तो चश्मे का नंबर उतर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अच्छा। जी, तो चश्मे हम अगर चश्मा नहीं पहनेंगे, एक और भ्रांति दूर करते हैं, अगर चश्मा नहीं पहनेंगे तो नंबर बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर हमें धुंधला दिख रहा है तो हम चश्मा पहनेंगे तो ही हमें साफ दिखेगा और हम अपनी जो काम है वो बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अच्छा। तो इसलिए हमें चश्मा जरूर पहनना चाहिए। अच्छा, जैसे हमारी 2 आंखें हैं और जैसे हमने कहा कि पास की नजर दूर की नजर खराब होती, तो क्या दोनों आंखों में एक जैसा ही प्रॉब्लम आएगा या फिर ऐसा हो सकता है एक से कम दिख रहा है, दूर की नजर का प्रॉब्लम एक में, पास की नजर का प्रॉब्लम? इज इट पॉसिबल? ऐसा भी होता है? जी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा। चश्मे के नंबर जैसा मैंने आपको बताया माइनस के और प्लस के होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि दोनों आंखों में अलग अलग चश्मे के नंबर होते हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि एक में दूर का और एक में नजदीक का हो, बट ये बहुत कॉमनली नहीं मिलता है। और लेकिन हाउ कैन वी जज इट कि भाई हम, क्योंकि हम दोनों आंखों से ही देखते हैं, तो ये कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेरी इस आंख में ये प्रॉब्लम है और इस आंख में ये प्रॉब्लम? उसका कोई तरीका है? जी, एक रेटिना स्पेशलिस्ट होने के नाते मैं आपको ओपिनियन देना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा डाउट है कि आपको रेटिना रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आपको डॉक्टर ने बता रखा है, तो उसका प्रोग्रेशन या उसमें कितना चेंज आ रहा है उसको जज करने का सबसे सिंपल तरीका है डेली अपनी एक आंख बंद करके देखें। तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है और आपको किस आंख में प्रॉब्लम है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जैसा आपने कहा कि हम दोनों आंखों से देख रहे होते हैं, तो एक आंख में अगर कोई परेशानी है तो कई बार जज करना मुश्किल हो जाता है कि हमें कोई बीमारी है या नहीं। जी। और इस वजह से कई सारे मरीजों में एक्सीडेंटली वो रूटीन एग्जामिनेशन के लिए आते हैं और एक्सीडेंटली हम डिस्कवर करते हैं कि उनकी एक आंख में कुछ प्रॉब्लम है। तो उसका एक सबसे सिंपल तरीका यही है कि हम अपनी एक आंख बंद करके देखें। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण खुद पर लेकर ही आपको बताना चाहूंगी कि जैसे अगर मेरी आंखों में कोई प्रॉब्लम होगी, मेरे सिर में दर्द है, सुबह उठते ही मेरे फेस पे सूजन है और मैं डॉक्टर से कंसल्ट करती हूँ, आई स्पेशलिस्ट से, और वो कहते हैं कि आपकी नज़र कमज़ोर है और मुझे चश्मा लगा दिया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि आंखें ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, इसलिए आप ज़रूरी नहीं है लगा के रखें, पर एज ए डॉक्टर यही कहा जाता है आप जितना लगाएं उतना बेहतर है। थोड़े दिन मैंने लगाया और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मुझे लगा कि आई एम कम्फर्ट नाउ, तो आई रिमूव इट। तो क्या उसके बाद मेरे लिए वो रिस्क और बढ़ गया या फिर कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि जैसे अगर मुझे लगा कि मैं कंफर्ट हूं और साल भर मैंने वो चश्मा स्पेक्सेस हटा दी है, क्या वो चीज मेरे लिए अच्छी है या मुझे रखना चाहिए? फिर नहीं, आपको रखना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया अभी कि अगर आप चश्मा नहीं पहनते हैं तो उस वजह से चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। अच्छा। है। लेकिन हाँ, अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, तो चश्मा पहनना बेहतर है, क्योंकि अगर आप साफ देख पाएंगे तो ही आप अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको धुंधला दिख रहा होगा तो आपको हर डेली रूटीन में अपने हर काम में आप टीवी बराबर से नहीं देख सकते हैं, ड्राइव करने में आपको प्रॉब्लम आएगा, विच कैन बी डेंजरस, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो अगर आपको चश्मे का नंबर है तो एज अ डॉक्टर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जितना ज्यादा आप पहने उतना अच्छा है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हमारी आंखें कमजोर हैं तो कुछ बेसिक सिम्टम्स, सर में दर्द होना या स्वेलिंग आना आंखों पे, या फिर टीवी देखते वक्त सिर दर्द होना, ये सिम्टम्स हैं।
इन सिम्टम्स के अलावा हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज कि मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ये महसूस ही नहीं होता, या वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट कि मुझे देखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, दूर की चीज। तब क्या किया जाना चाहिए? या फिर हम अपनी आई टेस्ट करवाने सपोज जाते भी हैं, तो उस वक्त क्या लॉजिक होता है कि जिससे हम ये कन्फेस कर सकते हैं हाँ हमारे साथ ये प्रॉब्लम है? क्योंकि जहां तक मुझे पता है आजकल तो शॉप्स पे भी ये चीज़ अवेलेबल है कि आप अपनी आई टेस्ट करवा सकते हैं, तो वहाँ वो बोर्ड्स यूज़ करते हैं जिसपे अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं और उससे चेकअप होता है। तो क्या वो एक सही जरिया है आई टेस्ट के लिए, या अब कुछ नए फॉर्मूलाज आ गए हैं, नए इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं इसके लिए, इक्विपमेंट्स आ गए हैं? हाँ, अभी डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि मेडिकल साइंस डे बाय डे प्रोग्रेस कर रहा है, तो बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं। और जैसा हमने शो के शुरू में जिक्र किया था कि क्या मापदंड है जो ये कहते हैं कि परफेक्ट विजन क्या है। हाँ। तो ये जो बॉक्स का जिक्र किया है, स्नेलन्स चार्ट कहते हैं इसे। अच्छा। इसमें जो अल्फाबेट्स लिखे रहते हैं, तो ये 6x6 का जो एक मापदंड है, केवल उसे जज कर सकते हैं और सिर्फ चश्मे का नंबर आपको दे सकते हैं। अच्छा। ये नहीं बता सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम और कोई है या नहीं है। सिर्फ चश्मे के नंबर बताने का एक तरीका। इसके अलावा बहुत सारे हमारे ऐसे फंक्शंस होते हैं कि जो हमारे डे टू डे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हमारे 6x6 से वो पर्पस जो है सर्व नहीं होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारी 2 आंखें हैं। 2 आंखें हमें सबसे इम्पोर्टेंटली ये पर्पस सर्व करती हैं कि हमें चीजों की डेप्थ का पता चलता है। हम जो 3D की बात करते हैं, अच्छा, तो 3D हमें से स्टीरियोप्सिस हम इसे कहते हैं। 3D हम सिर्फ इसलिए देख सकते हैं क्योंकि दोनों आंखें साइमल्टेनियसली हमारी देख रही हैं। जिन लोगों की सिर्फ एक आंख है वो 3D विजन नहीं, या 3D मूवीज जो आजकल आ गई हैं वो नहीं देख सकते। तो ये जो 3D है, स्टीरियोप्सिस है, ये हम 6x6 से जज नहीं कर सकते हैं। अच्छा। हो सकता है कि आपका विजन 6x6 हो, बट आपको ये स्टीरियोप्सिस का या ये 3D विजन का डेप्थ का अंदाजा नहीं होता है। हम इस स्टूडियो में बैठे हुए हैं, हमें स्टूडियो पूरा दिख रहा है, लेकिन अगर हमारे से आधे इसके हिस्से को, साइड के हिस्सों को काट दिया जाए, तो भी विजन हमारा 6x रहेगा, लेकिन डेफिनेटली हमारा फंक्शन हैम्पर हो गया है। अच्छा। इसे हम विजुअल फील्ड्स कहते हैं, जो कि ग्लॉकोमा के पेशेंट्स में सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है। रेटिना के पेशेंट्स में जब रेटिना डिटैचमेंट होता है तो सेंटर का हिस्सा शुरू में काम कर रहा होता है, लेकिन साइड का हमें दिखना कम हो जाता है। और इसमें नजर ऐसे कम होती है जैसे धीमे धीमे आंखों के सामने पर्दा गिरा दिया गया हो। और इसीलिए हम जैसे इसे पर्दा भी कहते हैं, तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। जैसे पर्दा गिरा होता है, ऐसे ही हमारा जो रेटिना है वो अपनी जगह से हट रहा होता है और उसके अकॉर्डिंग हमारा विजन कम होने लगता है। तो उसमें उस बीमारी के शुरू होने के बाद भी कुछ समय तक हमारा विजन 6x रहता है। तो ये आपको जो शॉप्स आपने जिक्र किया, जो चश्मे की दुकान होती है, वहां ये चीज पता लगाना बहुत मुश्किल है। कई बार आपने देखा होगा, मतलब आपने सुना होगा कि लोगों को चीजें वेवी दिखती है, डिस्टॉर्टेड सी दिखती हैं, उनके साइज में डिफरेंस लगता है। जैसे आपको ये जो साइज का दिख रहा है, हो सकता है उस पेशेंट को छोटा या बड़ा लगे। तो उस पेशेंट का विजन भी 6x हो सकता है। अच्छा। लेकिन उसको रेटिना का प्रॉब्लम है। रेटिना का विजन, जैसा कि अभी जिक्र किया मैंने, ARMD, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, तो ड्राई ARMD में वो वेवी विजन या डिस्टॉर्टेड विजन नहीं होता है। बट वेट ARMD जब हमें डेवलप होता है तो हमें वो चीजें वेवी दिखने लगती हैं। जैसे आप जो स्ट्रेट अगर एक पोल देखेंगे तो आपको सेंटर में वो कर्व दिखेगा। तो दिस इज एन इंडिकेशन कि आपको कोई रेटिना का प्रॉब्लम है। तो इनिशियली उसमें भी विजन 6x हो सकता है, बट आपको जो वेवी दिख रहा है दैट इज नॉट नॉर्मल। तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि आपके आईसाइट परफेक्ट है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक शॉप पे चेक कराते हैं, तो अगर आपने 6x पढ़ लिया है किसी तरह से एफर्ट करके, तो भी वो आपको कह देगा कि आपकी आंखें ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ 6x या उस चार्ट पे अल्फाबेट्स पढ़ना एक सही मापदंड नहीं है ये जज करने का कि हमारी आंखें ठीक हैं कि नहीं। अच्छा, जब भी कोई डॉक्टर होता है वो यही चाहता है कि मेरे पास आने वाला पेशेंट अपना साल में एक बार चेकअप जरूर करवाए, और करवाना भी चाहिए। जब हम हर चीज का ध्यान रखते हैं तो फिर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और खासतौर पे अब जब एज अ पेरेंट हम लोग नोटिस करते हैं अपने बच्चों को लेकर, तो अगर एक पेरेंट अपने बच्चे का आई टेस्ट करवाना चाहता है, बेसिक आई टेस्ट कि मेरे बच्चे की आईज में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, तो डॉक्टर को जाकर वो क्या कंसल्ट करेगा, क्या कहेगा, या कौन सा टेस्ट करवाना प्रेफर करेगा? जी, कौन सा टेस्ट करना है ये डिसीजन मेरे हिसाब से डॉक्टर पे छोड़ देना चाहिए। बट एक रूटीन चेकअप में हम नॉर्मली जो कॉमन बीमारियां होती हैं उन सभी बीमारियों के लिए चेकअप करते हैं। इट्स नॉट कि हम केवल आपको अल्फाबेट पढ़ा के और 6x दिखा करके हम आपको घर भेज देते हैं, ऐसा नहीं है। हम आपको दवा डाल के पुतली फैलाते हैं, जिसे डायलेट करना कहते हैं। काफी सारे लोग इस शब्द से अब वाकिफ हो चुके हैं, स्पेशली रेटिना पेशेंट्स। उसमें पर्दे की पूरी तरह से जांच होती है, आंखों की नसों की जांच होती है,
तो कई बार जैसा कि 6/6 की बार बार बात हम कर रहे हैं जी। तो 6/6 होने के बाद भी कई बार डॉक्टर आपको बोलता है कि मुझे डाउट है आपको ये बीमारी है या वो बीमारी है, हमें ये एक्स्ट्रा टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये डिसीजन डॉक्टर आपके फुली रूटीन चेकअप में ही आपको गाइड कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसमें ये होती है कि कई बार हम अर्ली स्टेजेस में डिजीजेस को डायग्नोज कर लेते हैं बिकॉज यू आर कमिंग टू अस। हेलो। हाँ जी, थोड़ा बात करें डॉक्टर से। हाँ जी सर, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, ऐसा है जैसा कि आपने क्वेश्चन किया था कि जो चश्मा जो है किसी के फॉर द टाइम बीइंग उतर जाता है जी, और तो उस पीरियड में डॉक्टर साहब ने बताया कि चश्मा उतरने में नंबर में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ऐसा क्या फैक्ट है कि? जी अच्छा, ये वही सवाल पूछ रहे हैं जो मैंने आपसे पूछा था कि अगर हम चश्मा उतार देते हैं जैसे कि, तो क्या आईसाइट बढ़ने का जो डर है, जो वहम लोगों में फैला रहता है कि आपने चश्मा लगाना क्यों बंद कर दिया, आपकी आंखें और खराब हो जाएगी, ये फैक्ट है कि नहीं, तथ्य सच है या झूठ? नहीं, ये एक मिथ है, एक भ्रम है। लेकिन मेरे ख्याल से ये भ्रम शायद इसलिए किया गया ताकि हम लोगों को मोटिवेट कर सकें कि वो अपना चश्मा पहने। ऐसा नहीं होता है। चश्मे के नंबर में चेंजेस ये एक नॉर्मल प्रोसेस, जैसा मैंने बताया कि 18 साल की उम्र तक नॉर्मल चश्मे के नंबर में चेंजेस आ सकते हैं। तो अगर वो आप चश्मा पहनते हैं तो भी वो चेंजेस आ सकते हैं। और कुछ जो 55-60 साल की उम्र के बाद जो वृद्ध मरीज होते हैं, जो या 55-60 के बाद वाले जो मरीज होते हैं, उनमें मोतियाबिंद जब बनने लगता है तो शुरुआती स्टेज में मोतियाबिंद की वजह से चश्मे के नंबर में चेंज आते हैं। तो उस वक्त कई सारे मरीजों को ऐसा लगता है कि हमारा चश्मा उतर गया है, क्योंकि अगर वो प्लस का नंबर पहन रहे हैं और वो माइनस के नंबर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो एक स्टेज आगे वो 0 हो जाएगा। तो वो सिचुएशन में ही वो पॉसिबल है, बाकी ऐसे नहीं, रूटीन में नहीं है। नहीं, और वो आप चश्मा पहनते हैं या नहीं पहनते हैं वो आपके हाथ में नहीं है। डॉक्टर स्ट्रैटेजी है, डॉक्टर साहब ने बता दिया। नहीं, दिस इज नॉट डॉक्टर्स स्ट्रैटेजी, ये तो मतलब स्ट्रैटेजी, शॉपकीपर्स स्ट्रैटेजी, दे वांट कि आप चश्मा ना उतारें। नहीं, आपको चश्मा नहीं उतारना है। पॉजिटिव वे आपके लिए अच्छे के लिए बोला जाता है। आपके बुजुर्ग भी हमेशा से यही कहते हैं कि टीवी मत देखिए और चश्मा मत उतारिए, तो ये आपके भले के लिए ही है। और डेफिनेटली चश्मा पहनने से आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है अपार्ट फ्रॉम दी कॉस्मेटिक रीजंस। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, आपसे इतनी सारी बातें भी की, हंसी मजाक भी हुआ, और बातों बातों में हमने जो चीजें आज आपसे जानी आंखों के बारे में, उससे हमारा नॉलेज और ज्यादा बढ़ा और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आप वक्त निकाल कर यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज हमारे साथ डॉक्टर विवेक सिंघल थे और उनसे बातें करके हमने ये जानने की कोशिश की कि आंखों से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और किस तरह जागरूक रहकर उनसे रोकथाम किया जा सकता है, उन प्रॉब्लम्स को रोका जा सकता है। आज के लिए फिलहाल शो में इतना ही। अगले सप्ताह एक बार फिर हाजिर हो जाऊंगी मैं, आपकी होस्ट शिल्पा, लेकर मैडी टॉक का एक और नया एपिसोड। तब तक के लिए दीजिए आप मुझे इजाजत। नमस्कार।